हेलो गाइस, आई एम रिकी एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम जो है आज सीटेट एंड टेट्स का जो एग्ज़ाम हुआ है 17 जनवरी 2022 को, है ना। यह 17 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम हुआ है और उसी का पेपर लेके सॉल्व पेपर लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और इसमें जो है आप जानते ही हैं कि पूर्व वर्ष का जो भी 1 to 5 है ना, ये हम बात कर रहे हैं 1 to 5 की। तो 1 to 5 जो सीटेट और टेट्स का एग्जाम हुआ है उसका हम क्वेश्चन बैंक का जो प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने। और इसमें यह जो है सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 है जो 17 जनवरी 2022 को हुआ था। तो आज हम सिर्फ इसमें जो है 75 प्रश्नों को लेकर आएंगे, है ना। कितने? तो 75, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन 150 क्वेश्चन लेने के बाद वो लंबा हो जाता है वीडियो, और आप लोग कहते हैं कि थोड़ा लंबा वीडियो बन जाता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि 2 पार्ट में हम डालेंगे और उसके थंबनेल पर लिखा रहेगा जो जिस तारीख की जिस एग्जाम होगी वह सारा कुछ उसमें डिटेल लिखा हुआ, आप उसको देखिएगा और वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते ही हैं इसमें 150 प्रश्न होता है, 30-30 का जो है 5 सेट होता है। 5 अलग अलग भाग होते हैं। जो पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, 30 क्वेश्चन इससे होता है। गणित एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन होता है। पर्यावरण अध्ययन से 30 क्वेश्चन रहता है। और चौथा भाग है भाषा हिंदी से 30 क्वेश्चन होता है। और 5वां भाग है भाषा अंग्रेजी से 30 क्वेश्चन होता है। कुल मिलाकर के 150 प्रश्न होते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का और आरंभ करते हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं कि यह आपके काम आए। आप अगर बीएड की तैयारी, अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके काम आए, यही हमारा उद्देश्य होगा इस वीडियो का। चलिए और इसको डेडिकेटेड करते हैं आप तमाम लोगों को जो आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पर आते हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न देखिए है कि, है ना, बालकों के व्यक्तिगत विकास, है ना, बालकों के व्यक्तिगत, 1 नंबर देखिए बालकों के व्यक्तिगत विकास। अब देखिए सिर्फ बालकों के व्यक्तिगत विकास है और ऑप्शन आपको देखना है कि चारों में कौन सा सही है। तो इसके लिए जो है आप यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 जो दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं। इसका हम ऑप्शन लंबा हो जाएगा सब बोलेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर को बोलते हैं, आप समझिएगा। तो बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए क्या है, तो बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चे के विकास की दर अलग अलग होती है ना। बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चों के विकास की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। चलिए ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन को बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कथन सही है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया। ऑप्शन 3 जो है यह राइट आंसर है। आपको ऑप्शन 3, सॉरी ये है ना, ऑप्शन 3 जो है ये आपका राइट आंसर है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। आप लोग ये बात जानते हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था, चलिए इसमें है बच्चे, है ना, देखिए बच्चे अपने समाज के बारे में, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य रीतियां किससे सीखते हैं। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, ये ज्ञान अलग है और ये रहने का कौशल अलग है, मूल्य रीतियां किससे सीखते हैं। तो यह जो है इसका राइट आंसर है 4, ABCD चारों से। अर्थात बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान और रहने का जो कौशल है ना, रहने का कौशल, यह किससे सीखते हैं, तो यह आस पड़ोस से भी सीखते हैं, है ना, धर्म से भी सीखते हैं और स्कूल से भी सीखते हैं और समकक्षीय समूह से भी सीखते हैं। तो यह ऑप्शन 4 राइट है, अर्थात ABCD यह जो है चारों ही सही है। तो बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल और मूल्य रीतियाँ किसे सीखते हैं, आस पड़ोस से भी सीखते हैं, धर्म से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं और समकक्षीय समूह से भी सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार, है ना, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो आप देख पा रहे होंगे, समायोजन और समावेशन। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो अनुकूलन है ना, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है, तो समायोजन और समावेशन, इन 2 प्रक्रियाओं को, है ना, अनुकूलन समाहित करता है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन जो है वह किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है, तो समायोजन और समावेशन को समाहित करता है। सिर्फ आप गौर से देखेंगे तो यह आपके काम आएगा 100%। ये बात जो है आप समझ लीजिए, ये आपके लिए यूजफुल होगा। चलिए 5वां प्रश्न को पढ़ते हैं क्या है। ये है जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास,
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस दर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। तो यह जो प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के, देखिएगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, है ना, कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक, है ना, मूर्त संक्रियात्मक। यह जो ऑप्शन 3 है मूर्त संक्रियात्मक, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ता हूँ। बड़ा प्रश्न होता है, चूंकि ये अंडरस्टैंडिंग चेक करता है कि आप समझ पाए हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, तो थोड़ा सा हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये है लेव वाइगोत्स्की, है ना। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत, है ना, जरा सा, व्यक्तिगत वाक बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करती है। क्या बोला कि यह जो 6 नंबर प्रश्न है, यह कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। तो यह आंसर भी राइट है, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक मतलब क्या हुआ, आपस में बातचीत करना। यह व्यक्तिगत वाक मतलब हो गया आपका बातचीत करना या बोलना। तो जो व्यक्तिगत वाक है, यह बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है ना। ये सब पकड़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है ये सब। 7 को देखिए क्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, है ना, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में मदद की मात्रा, ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके शिक्षक जो है बच्चों के अधिगम में मदद कर सकता है। मदद की मात्रा और स्वरूप में बदलाव करके लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में मदद कर सकता है। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग क्या है। पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी, है ना। पूजा लॉरेंस कोलवर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। तो देखिए, पूजा अपने दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोलवर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। तो यह जो है ऑप्शन 1 नंबर देख रहे हैं, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, है ना। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, यह जो नैतिक विकास का चरण है, इसी में वह पूजा है। वही कह रहा है कि कोलवर्ग का जो है मतलब कि बाहर खेलने से रोकना की अनुमति नहीं दी है। तो पूजा लॉरेंस कोलवर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। तो पूजा लॉरेंस कोलवर्ग के आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास के नैतिक विकास के चरण में है। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। हार्वर्ड, है ना, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, है ना, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, इससे बेहतर है इसमें तो यह भी देखना होगा कौन सा सही है। तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, यह जो हार्वर्ड गार्डनर है, इसके अनुसार बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है। यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। तो सही क्या क्या है इसको देख लेते हैं। ऑप्शन 2 सही है, क्या, कि बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, मतलब बुद्धिमत्ता को आप जो है परिपोषित और विकसित कर सकते हैं। और ऑप्शन 3 भी जो है यह भी राइट है, बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती है। वह एक ब्रांच उसका नहीं है, बल्कि वह क्या है, कई अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है ना। और ऑप्शन 4 भी राइट है। इसमें कह रहा है कि बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम से सहबद्ध नहीं किया सकता। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम से, मतलब किसी एक आयाम से आप जो है सहबद्ध नहीं कर सकते हैं। किसी की बुद्धि किसी में अच्छी है, किसी में खराब है, तो एकाकी उसको नहीं लेना चाहिए। तो यह जो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशेषता, ये सही नहीं है, और बाकी सब सही है जो हमने पढ़ा आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में
एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय भूमिका में होते हैं। एक अगर बाल केंद्रित शिक्षा है तो इसमें शिक्षिका भी और विद्यार्थी भी, शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों को ही क्या होगा, सक्रिय भूमिका में, दोनों ही सक्रिय भूमिका में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 लेते हैं। देखिए 11 में कथन है ना, 11 में कथन दिया गया है। कथन 1 है, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। बताइए ये बात सही है तो ये कथन भी गलत है। कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, यह बात इसमें गलत है। और कारण देखिए क्या बता रहा है, कारण बता रहा है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणित, रुकिए थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं तो ऑप्शन भी सामने आ जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है 11 में कि कारण क्या बता रहा है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क और वैज्ञानिक क्षमता सहज रूप से मौजूद होती है। देखिए क्या ये सही बात है? नहीं है, ये गलत बात है। इस तरह की जो भ्रामक धारणाएं हैं यह आदमी को और कुंठित करती जा रही है और समाज में नया नया परेशानी को पैदा कर रही है। तो इस बात को समझिए कि लड़कों और लड़कियों में ऐसी बात कहना, ये कहना गलत होगा कि किसी में जो है गणित तर्क में वैज्ञानिक क्षमता सहज रूप से मौजूद है और किसी में नहीं है, ये गलत है। तो इसका कथन और कारण दोनों ही गलत है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा राइट है इसमें। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों ही गलत है। मतलब ए जो कथन है और जो रीजन है दोनों को ही इसमें गलत बता के दिया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। कक्षाओं में लड़के गणित और विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, यह कथन गलत है। और लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क और वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है, यह भी बात गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 पर आते हैं। चलिए 12 नंबर देखते क्या है। शिक्षा नीति है ना, शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? तो शिक्षा नीति 2020 जो है यह पाठ्यचर्या का लचीलापन पर जोर देती है, पाठ्यचर्या का लचीलापन पर, है ना, ये बात याद रखिएगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है यह किस पर जोर देती है? तो पाठ्यचर्या के लचीलापन पर, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्यचर्या के लचीलापन पर। यह सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्र, आप ध्यान में रखिएगा इसको। 13 पर आते हैं। कह रहा है मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? मूल्यांकन या असेसमेंट का जो सेंटर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? तो मूल्यांकन का केंद्र जो है अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना, है ना। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ता, जो अधिगमकर्ता है ना, क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना, यह जो है मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए। अब देखिए मूल्यांकन आप क्या कीजिएगा कि उसने क्या सीखा या आप जो सिखा रहे हैं उसने वो सीखा कि नहीं, तो वह इसी में तो आ जाता है कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना ही तो है मूल्यांकन। तो अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना मूल्यांकन है, असेसमेंट है। आगे बढ़ते हैं, 14 पर आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 है कि बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह के कार्य करना। देखिए ऑप्शन 4 को देख लीजिए आप, बढ़िया से समझ में आ जाएगा ये प्रश्न। क्या कहा कि बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, यह जो है निम्नलिखित में से सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न को देखते हुए आराम से हम बढ़ते हैं ताकि आप भी एक बार प्रश्न को देखिए, क्योंकि हम सारा ऑप्शन तो नहीं पढ़ते हैं तो खैर उससे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप अगर समझ पा रहे हैं तो। 15 में है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में सम आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? कौन सा प्रश्न कक्षा में सम आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए, मतलब कि प्रदूषण जो हो रहा है इसका विभिन्न उपाय सोचिए और अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, जैसा कि आप जान चुके हैं। और प्रश्न भी आपका ये कह रहा था कि कौन सा प्रश्न है जो सम आलोचनात्मक, है ना, सम आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, सम आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो यह जो ऑप्शन 4 है राइट है। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय को सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
16 पर आते हैं। 16 है निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। तो विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को कौन दर्शाता है, तो ऑप्शन 1 को देखिए, विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। विद्यार्थियों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है, यह ऑप्शन 1 राइट है। तो विद्यालयों के समावेशन की संस्कृति को कौन दर्शाता है, तो विद्यार्थियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 पर आते हैं। 17 देखिए क्या कह रहा है, सांस्कृतिक रूप से, है ना, 17 देखिए, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में, है ना, एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, यह ऑप्शन 2 राइट है। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किससे बचना चाहिए, तो प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, इससे बचना चाहिए। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली को विकसित करने से बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। तो यह जो है वाचन कौशल से। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने की, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। मतलब विद्यार्थी के अक्षर 1 हो गया, विद्यार्थी के शब्द 2 हो गया, और शब्द को पढ़ने की व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित करता है। तो यह है वाचन कौशल, वाचन वैकल्य। वाचन मतलब होता है बोलना। तो यह जो वाचन वैकल्य यह एक ऐसी क्षमता है जो सीधे प्रभावित करती है विद्यार्थियों को अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित करती है वाचन कौशल। आगे बढ़ते, वाचन वैकल्य। 19 को देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है ना, गतिक दिव्यांगता। क्या कह रहा है, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में किससे बचना महत्वपूर्ण है ना। तो यह देखिए, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में किससे बचना महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन 1 जो है, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। तो कह रहा है गतिक दिव्यांगता मतलब समझ गए ना, ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिसको चलने वलने में परेशानी है। तो गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। तो ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो गतिक दिव्यांगता वाले बच्चे हैं वो ऊपर चढ़ने में अक्षम होंगे, वो सक्षम नहीं हो पाएंगे, इसलिए उनको देखते हुए ऐसा बनाया। 20 पर पढ़ते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। तो अभिसारी सोच, यह जो अभिसारी सोच है यह सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है ना। अभिसारी सोच सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसमें हमको यह भी देखना होगा कि कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता है। तो देखिए, उच्च क्रम समस्या समाधान यह सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता है। नवाचारी प्रयोग, यह भी जो है सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता है। और जिज्ञासा की प्रबल भावना, यह भी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता है। लेकिन यह जो अभिसारी सोच है यह नहीं है। आगे बढ़ते 21 को देखते हैं क्या है। कह रहा है किसी विशेष विषय वस्तु को, है ना, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो यह जो है एक शिक्षक को असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। असंबद्ध शब्द का अर्थ हुआ एक ऐसा शब्द जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं वह इससे रिलेटेड नहीं है, असंबद्ध है, तो आप जो है वैसा शब्द प्रस्तुत नहीं कीजिए। किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करने की रणनीति से बचना चाहिए।
22 को देखते हैं क्या है ना। जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। जब सीखी जाने वाली सामग्री मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो, जब सीखी जाने वाली सामग्री मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। अब देखिए, मौजूदा ज्ञान से जुड़ेगा तो हमने विद्यार्थी उसको ढंग से समझेगा। तो वही कहा कि जब सीखी जाने वाली सामग्री मौजूदा ज्ञान से जुड़ा हुआ हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। तो अगर आपको भी विद्यार्थी को बेहतर सिखाना है तो उनको मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई बातें बताइए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? तो यह गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम जो है यह विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। अब देखिए, जो गैर प्रासंगिक है, जो प्रासंगिक है ही नहीं, तो वो विफलता कारण बनेगी ही ना। तो वही कारक निम्नलिखित में से कौन सा कारक है, निम्नलिखित से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? तो यह जो है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। 24 को देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यह राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चलिए इसमें आते हैं 25 पर। कह रहा है, एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, ऑप्शन 2 देखिए, उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण से बचना चाहिए। एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो उसे उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण से बचना चाहिए। 26 को देखते हैं। स्वयं के ज्ञान होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? तो अधिसंज्ञान। क्या दर्शाती है? अधिसंज्ञान। स्वयं के ज्ञान होने का ज्ञान मतलब हम स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान मतलब हम ज्ञाता हैं, हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? अधिसंज्ञान को दर्शाती है। 27 पर आते हैं। देखिए 27 क्या है, देखते हैं हम लोग इसको। कह रहा है, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? तो यह समस्या समाधान प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। समस्या समाधान प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। क्या? कठिनाई की पहचान, लक्ष्य का निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, उसके अनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? तो यह समस्या समाधान प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। आगे बढ़ते हैं। 28 को देखते हैं। अभिकथन 28 कह रहा है, अभिकथन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। क्या कहा कि, है ना, ये कह रहा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। तो इसका आंसर राइट ए है कि कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों ही कथन सही है और जो आर है वह ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है, जबकि कारण कह रहा है कि यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। तो यह इसका कथन और कारण सही है ना। कथन कारण सही। कथन कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। कारण कह रहा है कि यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं। 29 कह रहा है, 29 में देखिए, विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना कब होती है? तो गतिविधियों को महत्व न दिए जाने पर। जो गतिविधि है, जो एक्टिविटीज़ है, अगर उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, गतिविधियों को महत्व नहीं दीजिएगा तो विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। तो विद्यार्थियों को क्या होगा? बोरियत महसूस होगा। यह बात जो कह रहा है कि डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है, तो गतिविधियों को महत्व न देना, विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है।
30 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। तो ऑप्शन ए राइट है, विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। ये फिर से रिपीट हो गया, 30 तक आ गए हैं, 31 नंबर को लेंगे आगे हम 31 में। अब देखिए यह जो एक चरण हो गया पूरा, यह जो आपका पहला चरण था बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, यह पूरा हो गया। अब मैथ का क्वेश्चन है तो इसको भी देख लेते हैं। भाग 2 में 30 प्रश्न गणित का होगा। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प। देखिए ये सब तो बनाना होगा मित्र, ये तो हम अभी बनाएंगे, तो हम इस पर ऑप्शन नंबर राइट 3 है इसका। तो अगर हम बनाना चाहें, और ये लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो इसमें अच्छा प्रश्न होगा उसी को लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 32 में भी वही है। 33 को देखिए, पैटर्न अवलोकन कीजिए और खाली स्थानों को भरने के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त संख्याओं को चुनिए। तो यह सब तो आपका मैथ का प्रश्न है, आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो यह आपसे हो जाएगा। हम इसमें समय लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे बढ़ता हुआ मैं आगे का प्रश्न ले रहा हूँ। देखिए, करीम फूल खरीदने गया और उसने 2 रुपये के 4 सिक्के, है ना, 2 रुपये के 4 सिक्के, 20 रुपये के 2 नोट और 100 रुपये के 3 नोट दुकानदार को दिए। यदि फूलों का मूल्य 335 था तो उससे कितनी राशि वापस मिली। ये सब तो आप निकाल सकते हैं, मैथ का प्रश्न है, हम इसमें ज़्यादा उलझना नहीं चाहेंगे। 36 कह रहा है कि एक विषमबाहु त्रिभुज में होते हैं, एक विषमबाहु त्रिभुज में 3 असमान भुजाएं होती है। ये बात तो आप जानते ही हैं, विषम मतलब सभी भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, 37 में वही प्रश्न है। देखिए, एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। अमीना का स्थान दोनों ओर से 14वां है। इस लाइन में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। ये सब तो आप निकाल ही सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 को देखते हैं। एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो 4 फलक होते हैं। एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं। त्रिभुजाकार फलक कितना होता है यह पूछ रहा है, तो यह जो है 4 त्रिभुजाकार फलक होता है ना। आगे देखते हैं, 39 था ये, कितने फलक होंगे, तो 4 फलक। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं आप लोगों का। यह है कि वासु के पास एक बाल्टी थी जिसमें इतना लीटर दूध था। देखिए मैथ का प्रश्न है, आप इसको बना सकते हैं, हम इसमें समय लेना नहीं चाहेंगे मित्र क्योंकि ज़्यादा देर लग जाएगा। हाँ, अक्षर H में, ये देखिए 42 को देखिए, अक्षर H में सममित रेखाओं की संख्या तो 2। सममित रेखाओं की संख्या H में कितनी है, 2। ये याद रखिए, 2 जो है सममित रेखाएं हैं H में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 छोड़िए, 44 यह सब जो है मैथ का प्रश्न है। 46 निम्नलिखित में से, देखिए 46 को क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। तो यह ऑप्शन ए और सी, दृश्यीकरण और रूपांतरण, यह दोनों जो है दृश्यीकरण और रूपांतरण ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं है। तो ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, तो 1 नंबर हो गया दृश्यीकरण और हो गया रूपांतरण। तो दृश्यीकरण और रूपांतरण यह दोनों जो है ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। 47 कह रहा है 47 में कि निम्नलिखित में से कौन से गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर है 47 का, वह देख लेते हैं हम लोग। वह है ऑप्शन 2, केवल बी जो है इसका राइट आंसर है ना। गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभवों को प्रदान करते हैं। क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन से गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है। तो खेलों के लिए अति उपयुक्त क्या है, गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभवों को प्रदान करते हैं। 48 पर आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है। इसका आंसर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट है ना। बीज गणितीय चिंतन की कुशलता, है ना, बीज गणितीय चिंतन की कुशलता, है ना, बीज गणितीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना, यह जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है कि बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना, बीजीय चिंतन की
कुशलता को विकसित करना। ठीक है, 48 को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 49 को लेते हैं। चलिए 48 हो गया, 49 को देखते हैं। हाँ 49 यहाँ है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेलो द्वारा दिए गए ज्यामिति विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है। तो यह जो है आयु आश्रित जो होता है, यह वैन हेले है ना, वैन हेले द्वारा दिए गए ज्यामितिक विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है, आयु आश्रित। 50 को देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा है ना, जो डीन्स ब्लॉक का उपयोग, या जो डीन्स ब्लॉक है, डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती। तो प्रायिकता, ऑप्शन 1 राइट है। प्रायिकता जो है यह डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा है ना, डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती। यह प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, जिसको कि डीन्स ब्लॉक का उपयोग करके नहीं पढ़ाया जा सकता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, इसको ध्यान से रखिएगा 50 को। चलिए ठीक है, 51 पर आते हैं। 51 का क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से बच्चों में पूर्व संख्या प्री नंबर की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट है, ए और बी, अर्थात एकाकी संगति और पदानुक्रमिक समावेश, यह दोनों आंसर राइट है। तो प्रश्न क्या था उसको भी देख लीजिए कि निम्नलिखित में से है ना, कौन से बच्चों में पूर्व संख्या प्री नंबर की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है। तो पूर्व संख्या या प्री नंबर की अवधारणा के निर्माण से कौन संबंधित है, तो ए और बी, अर्थात एकाकी संगति और पदानुक्रमित समावेश, यह दोनों ए और बी जो है यह इससे संबंधित है, ए और बी, एकाकी संगति और पदानुक्रमित समावेश। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 पर आते हैं, देखते हैं 52 में क्या है। इसका ए और सी दोनों ही आंसर है ना। चलिए 52 को देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि गणित में कक्षा आधारित आकलन को ठीक, ए और इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ए और सी है। तो ए नंबर कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों, विशिष्टताओं, अनुभवों एवं कुशलताओं का ध्यान रखना और सम्मान करना। और ऑप्शन जो सी है वह क्या कहता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सी का कहना है कि विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया में जो प्रकट हो रहे हैं उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए। तो देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 52। गणित की कक्षा आधारित आकलन को सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों, अनुभवों एवं कुशलताओं का ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए। और ऑप्शन बी है कि विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना। विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना। और यह जो है गणित में कक्षा आधारित आकलन को सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों, अनुभवों एवं कुशलताओं का ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए। 53 पर आते हैं। 53 में क्या है देखते हैं इसको। चलिए, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है। गणित की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए और बी सही है, गणित को विज्ञान के प्रतिमानों, पैटर्नों की तरह समझा जा सकता है। और ऑप्शन बी कहता है गणित अमूर्त विचारों को में संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है। तो यह दोनों ऑप्शन ए और बी जो है ये राइट है ना। ऑप्शन ए और बी 53 का सही है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है। तो गणित की प्रकृति के बारे में कथन ए और बी जो है यह सही है। कथन ए कहता है कि गणित को विज्ञान के प्रतिमानों की तरह समझा जा सकता है, मतलब ये सही है। और ऑप्शन बी कहता है गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है। गणित अमूर्त विचारों में, मतलब जो विचार अमूर्त रूप में है उसमें संभावित संबंधों के अन्वेषण करता है। 54 को देखते हैं क्या है। 54 में उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है। उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर 4 है। गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। यह जो है ऑप्शन नंबर 54 को देख लेते हैं एक बार कि इसका जो राइट आंसर है वह कौन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। 4 नंबर
इसका राइट होगा। और एक बार प्रश्न को आप देख लीजिए 54 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट। 54 को हम जो है इसमें आपका क्या कह रहा है इसको आप देखिए। तो इसका है कि गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। 55 पर आते हैं। निम्नलिखित में से 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों को दिक संबंधी मतलब दिक स्थान संबंधी समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्राथमिक स्कूल के बच्चे तार्किक संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। यह जो है 55 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, है ना। 55 का ऑप्शन नंबर ए क्या है, यह राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें आप यह बात तो देखिए इसमें सीधी सी बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की दिक स्थान संबंधी समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है, कम से कम उपयुक्त है। दिक स्थान के संबंध में न्यूनतम उपयुक्त कौन सी है, तो यह जो ऑप्शन नंबर 1 है कि प्राथमिक स्कूल में बच्चे तार्किक संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, यह जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। 56 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती, तो यह जो है सत्र अंत परीक्षा, यह जो है नहीं हो सकती, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती, तो यह जो है सत्र अंत परीक्षा, यह विधि नहीं हो सकती। 57 कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा इतना 360 + 55, ये सब तो आप कर देख ही सकते हैं। यह जो है 3115 के देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को सुदृढ़ करना इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो जोड़ने के समय पुनः सामूहिकरण, जोड़ने के समय योग के समय पुनः सामूहिकरण। 58 देख लेते हैं। गणित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। गणित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही है, तो गणित में त्रुटियों के लिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही है। तो ऑप्शन बी क्या कहता है और ऑप्शन सी क्या कहता है। ऑप्शन बी में है त्रुटियां गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि करती है, अंतर्दृष्टि देती है। मतलब गणित में त्रुटियां निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, गणित में जो त्रुटियां होती है उसके लिए कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी और सी सही है। ऑप्शन बी कहता है कि त्रुटियां गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि करती है, जबकि ऑप्शन सी कहता है क्या शिक्षक को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए जिनसे उनमें त्रुटियां होने की संभावना हो। जिसमें कि बच्चों की त्रुटियां होने की ज़्यादा संभावना है, वह कार्य जो है शिक्षक को बच्चों से करवाना चाहिए ताकि उसमें तटस्थता आ सके, वह धीरे धीरे जो है चीज़ों को समझ सके। चलिए 59 को देखते हैं। जॉर्ज पोलियो के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान के न्यूनतम संबंधित है। क्या बोला प्रश्न, एक बार और देख लीजिए 59 को। जॉर्ज पोलियो के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है, समस्या समाधान से कम संबंधित है, तो आंसर नंबर 3 है समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना। समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, यह जॉर्ज पोलियो के अनुसार गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है। 60 नंबर को देखते हैं क्या है। इसका आंसर बी, सी और ए है। ऑप्शन 1 नंबर राइट है ना, बी, सी और ए। तो बी को टिक कीजिए, सी को टिक कीजिए और ए नंबर को भी टिक करना होगा, बी, सी, ए, है ना। तो इसको हम लोग समझेंगे कि क्या है यह प्रश्न, बेहतरीन ढंग समझेंगे। बी, सी, ए तीनों राइट है। प्रश्न कहा गया 60 नंबर में, प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक ने भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाई। भिन्न की शिक्षा देने के लिए, है ना, भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाई। ऑप्शन 1 है विभिन्न प्रकार की विभिन्न श्यामपट्टों पर लिखना और उनकी विविध विशेषताओं की व्याख्या करना। ऑप्शन बी कहता है ना, ऑप्शन बी कहता है पेपर कागज को मोड़कर, है ना, क्या कर रहा है, पेपर कागज को मोड़कर क्रियाकलाप करने के लिए
समरूप आयताकार पट्टियों और वृत्ताकार कट आउट का उपयोग करना। ऑप्शन सी कहता है ना, विभिन्न चित्रों के उपयोग से भिन्न, जैसे कि 1/2, 3/4 को दिखाना। तो यह जो मैथ का सवाल है आप देख पा रहे होंगे। अब आ रहे हैं भाग 3 में, पर्यावरण अध्ययन में। तो भाग 3 में भी 30 क्वेश्चन होगा पर्यावरण अध्ययन से, इसको देखेंगे हम लोग अभी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। 61 में कह रहा है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। तो यह जो है पंजाब के लोगों का, पंजाब के राज्य के लोगों का यह जो है सर्वप्रिय भोजन है। क्या क्या, राजमा चावल और छोले भटूरे। यह जो 61 देख रहे हैं, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। तो यह पंजाब के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। पंजाब में जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा छोले भटूरे और राजमा चावल चलता है। तो यह आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो हो गया कौन सा आपका, पंजाब। चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए 62 को देखते हैं। 62 में क्या है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है। तो भुज जो है गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है, तो भुज जो है गुजरात राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 63 पर आते हैं। नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छत ढालू एवं फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती है। तो यह है असम। कौन सा स्टेट है ऐसा, असम। असम भारत का एक ऐसा राज्य है ना, इस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू एवं फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। आगे बढ़ता हूँ, 64 मैथ है। चलिए 65 में भी मैथ है। 66 देख लेते हैं। 66 में मुख्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है, तो यह तेलंगाना राज्य का भाग है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्या पूछा गया कि मुख्तार पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोमचिल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का है, तो यह जिला तेलंगाना राज्य का किसका है, तेलंगाना राज्य का है। आगे बढ़ते हैं, 67 पर आता हूँ। नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। यह है आबू धाबी में। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आबू धाबी एक ऐसा शहर है जहाँ केवल एक प्रकार अर्थात खजूर के ही वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। कहाँ पर, आबू धाबी में एक प्रकार के पेड़ है, सिर्फ खजूर प्रकार। चलिए 68 को देखते हैं। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या है, उत्तर पश्चिम है। यह देखिए डायरेक्शन का ज्ञान होना इसमें बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको मानचित्र मैप का नॉलेज नहीं है तो आप फंस जाइएगा। क्या पूछा, देखिए क्या पूछा गया कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या है, तो बंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की जो दिशा होगी वह उत्तर पश्चिम होगी। क्या होगी, उत्तर पश्चिम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 69 पर आते हैं। पीतल ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से कौन से सही कथन चुनिए। यह कॉपर और जस्ता की मिश्र धातु है। यह तो सही बात है। यह जो यह जो पीतल होता है इसको ब्रास बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। यह पीतल ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सही कथन है, तो यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है ना। पीतल कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। देखिए पीतल मतलब पिताजी है ना, पीतल मतलब पिताजी, और पी फॉर यह जो है कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं,
70 नंबर का है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपिओका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है केरल। कौन सा स्टेट है? केरल है। यहाँ पर जो है हमारे देश के, यह एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग, है ना, जहाँ के लोग नारियल और टेपिओका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य कौन सा है? केरल। यह राज्य कौन सा है? केरल। राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2, केरल जो है वह राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ नारियल और टेपिओका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं। 71 पर आते हैं, है ना। चागप्पा क्या है? चागप्पा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोने आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है लगभग 1000 वर्ष से भी पुराना, लगभग 1000 वर्ष से पुराना जो है इसका डिजाइन है। क्या डिजाइन है? तो चागप्पा जो है आदिवासी लोग हैं और जो पर्वतों पर रहते हैं, ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, उन्हें अधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। 72 पर आते हैं। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। हमारे देश में राज्यों की संख्या 28 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 73, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्य के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। याद रखिएगा, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के, है ना, एक समूह को 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। तो यह है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, 24 पर आते हैं। 74 का रहा है, चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है? तो चेराओ जो है यह मिजोरम की लोक नृत्य। चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है? मिजोरम का। चेराओ जो है मिजोरम का लोक नृत्य है, चेराओ। ठीक है, आगे बढ़ते 75 पर आते हैं। क्या है 75 में? है जरा सा बस लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं मित्र। अगला जो हम स्टार्ट करेंगे वो 76 से स्टार्ट करेंगे और तारीख दिया रहेगा। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? तो यह क्षेत्र जो है लेह लद्दाख का है। कहाँ का है? लेह लद्दाख का। यह क्षेत्र जो है लेह लद्दाख का है, एक ठंडा प्रदेश है। तो मित्र आज हम लोगों ने यह जो 17 जनवरी 2022 का प्रश्न पत्र था, हमने 1 to 75 देखा। इसी वीडियो के बाद हम पार्ट 2 लाएंगे जिसको हम 76 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 76 टू वह 150 150 तक चलेगा। तो 75 क्वेश्चन को आज लिया हमने और 75 क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में लेंगे। पहले आप इस पर प्यार दीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगता है आपको, क्योंकि बहुत मेहनत होता है मित्र। तो थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, यहीं आज एंड करते हैं। कल अगला दिन हम अगली वीडियो आएंगे 76 से लेकर 17 जनवरी 2022 की। आप हमारे थंबनेल को देखेंगे और वहीं पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा रहेगा, आप समझ जाएंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।